बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अदीम शरीफ, योर फिजिक्स टीचर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ था और उसका सेक्शन बी को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें एक उसका नॉलेज हमने पढ़ लिया था और आज हमारा नॉलेज 2 है 5.2, जिसको टाइटल हमने दिया है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो नेचर में टोटल कितनी बेसिक फोर्सेस हैं, ये हमारा आज का नॉलेज है। और जिस एसएलओ को हमने इसमें कवर करना है वो भी आपको यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्टेट दैट देयर आर 3 फंडामेंटल फोर्सेस एंड डिस्क्राइब देम इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ। हमने यहां पे जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, इस नेचर की जो बुनियादी तौर पर फोर्सेस हैं वो 3 हैं, तो उनको बयान करना है और उसकी स्ट्रेंथ के लिहाज से भी डिस्कशन करनी है कि उनमें कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सी कम स्ट्रांग है। तो इसके अलावा एक और पॉइंट भी लिखा है कि स्टूडेंट जो है इसके लिए शुड नो दैट पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट है उसने फोर्सेस को यूनिफाई करने में नोबेल प्राइज विन किया, वो डिस्कशन भी बीच में होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो एक बात याद रखो, ये जो फोर्सेस हैं, बेसिक फोर्सेस, इन्होंने हमारी यूनिवर्स को शेप दी हुई है, इन्होंने हमारी यूनिवर्स को बाइंड किया हुआ है। और टोटल शुरू में जो साइंटिस्ट कहते थे कि टोटल यहां पे 5 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कितनी फोर्सेस हैं? 5 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। और उन फोर्सेस के नाम मैंने यहां पे लिखे हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहां पे हमारे पास 5 फंडामेंटल फोर्सेस कंसिडर की जाती थी। फिर बाद में हमारे एक मैक्सवेल और फैराडे, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई कर दिया। क्या कर दिया? यूनिफाई, कंबाइन कर दिया और इसको एक ही नाम दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अब अगर ये कंबाइन हो जाती हैं तो हमारे पास अब कितनी बन गई? टोटल फोर्सेस 4 रह गई। एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो टोटल 4 फोर्सेस हैं। अभी बाद में हम मजीद डिस्कशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इनको भी कंबाइन किया, जिसमें पाकिस्तानी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, तो अब इसमें इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो बेटा आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिए हुए हैं, तो उसी को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या है? रिमोट डिस्टेंस पे एक्ट करती हैं। रिमोट डिस्टेंस कौन सा होता है? दूर वाला डिस्टेंस। जैसे सन और अर्थ के दरमियान ये फोर्स है, मून और अर्थ के बिटवीन ये फोर्स है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ये एक्ट करने वाली फोर्स है, लेकिन होती वीकेस्ट है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स बट एक्ट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। और इसकी जो किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, अभी हम टाइड्स को देखेंगे वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, उसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर जितने भी ये जो प्लैनेटरी मोशन है, कौन सी मोशन है? प्लैनेटरी मोशन है। प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, या मून रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ। इवन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, वो भी इसी फोर्स की वजह से हैं। ठीक हो गया बेटा? तो ये अभी हमने इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है, जिसमें टाइडल के हवाले से ये मैंने एक फिगर यहां पे मेंशन की है। ये टाइड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? आपको पता है जो मून है, मून को अर्थ अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है? अर्थ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो मून भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये नहीं सिर्फ अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि हमने न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ यही पढ़ा था कि अगर एक मैस दूसरी मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो दूसरी वाली पहली को अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो मून भी अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे अर्थ हमें क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है,
और उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। तो हम भी तो अर्थ को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उतनी ही फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मून जब ये अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो आप जानते हो कि मून जो अर्थ है उसमें जो तकरीबन 70% तो वाटर है, 30% जो है वो ड्राई, अब हमारे पास जमीन है। तो जो सॉलिड चीज वो तो बहुत कम पुल होगी, लेकिन जो वाटर है वो क्या होगा, वो तो अर्थ की तरफ क्या होगा, मून की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये हमारे पास जो वाटर की अट्रैक्शन दिखाई हुई है कि वाटर को ये मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो समंदर का पानी है वो क्या होता है, हाइट पे आ जाता है, ग्रेटर हाइट पे आ जाता है। और फिर उसी हाइट का इस्तेमाल करते हुए हम वहां से एक जो है वो डैम लगा के इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसे आप पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हो। क्या नाम देते हो, पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। तो जब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो फिर जब उसको दोबारा फेंका जाएगा नीचे तो वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ऑब्जेक्ट हाइट पे होते हैं तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है, तब्दील हो रही होती है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। नीचे आते हुए स्पीड बढ़ती है ना, नीचे आते हुए क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। तो स्पीड बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। आपने ये टर्म सुनी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पहले से कुछ आइडिया है? चलो एनी हो, आप बस इतना याद रखो कि ये जो पुल है मून का, जिसकी वजह से जो ओशन वाटर है वो रेज होता है, इसको कहते हैं टाइड प्रोड्यूस हो गई। और दिन में ये 2 दफे ऐसा होता है, दिन में 2 दफे ऐसे होता है। खैर बेटा, अब इसके अलावा आप ये देख रहे हो कि यहां पे सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। ये एरो जो है ये सन की फोर्स अर्थ के ऊपर शो कर रही है, और ये वाला एरो किसको शो कर रहा है, ये मून की फोर्स है। तो ओवरऑल इस यूनिवर्स के अंदर जो ह्यूज ऑब्जेक्ट हैं उनके बिटवीन ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से हमारा ये सिस्टम जो है ये मोशन में है। अब आते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हमारी फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किन 2 फोर्सेस को कंबाइन करके बनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके ये एक न्यू फोर्स जो है ये बनी है, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हो। किन्होंने ये कंबाइन किया था, मैक्सवेल और फैराडे। वैसे मैक्सवेल का काम ज्यादा कहते हैं, तो इन 2 साइंटिस्ट ने ये काम किया था। और ये ऐसी फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बॉन्डिंग होती है, तो उसके बिहाइंड हमारे पास कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इवन जो एटम अपनी बाइंड फॉर्म में है, एटम हमें नजर आता है, उसके अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है, प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज उस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस के साथ बाइंड रहते हैं, वहां से एस्केप नहीं करते। इट मींस एटम की जो एग्जिस्टेंस है उसके पीछे फिर कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इवन जब आप ये कहते हो कि केमिकल रिएक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है, तो उसके पीछे भी कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। अच्छा, इसके अलावा और भी बात है कि आप ये कह लो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ फोर्सेस हैं, जैसे फ्रिक्शन है, मैक्रोस्कोप बड़े बड़े लेवल पे, वसी लार्ज स्केल पे। जब आप लार्ज स्केल पे बात करोगे तो फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हो। इसके अलावा एडहेसिव फोर्स का पता है, चिपकने वाली फोर्स। कभी आपने देखा कि जो बाइसिकल जब किसी मड में गुजरती है तो मड उस टायर के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है, वो एडहेसिव फोर्स की वजह से है। वो किसकी वजह से है, एडहेसिव फोर्स की वजह से है। तो ये हमारी मैक्रोस्कोपिक फोर्सेज हैं, बड़े लेवल पे फोर्सेज हैं। और इन फोर्सेज के पीछे भी कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटा। अच्छा, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो वो तो मैंने भी आपको बता दिया, जितनी भी ये केमिकल बॉन्डिंग होती है और इवन हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शन होती है, उसके बिहाइंड भी कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फोर्स है। अच्छा, इसके बाद ये जरा मैंने थोड़ा बताया है कि फ्रिक्शन में क्या होता है कि वैसे ही एक बॉक्स अगर सरफेस पे पड़ा हुआ है,
तो जाहिर सी बात है दो सरफेस क्या है आपस में इन कॉन्टैक्ट है। वैसे तो ये कॉन्टैक्ट तो नजर आ रहा है, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो इसके अंदर इस तरह से एलिवेशन और डिप्रेशन होती हैं। ये जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। क्या होती है? स्मूथ नहीं होती, रफ होती हैं। जैसे ये शो किया है, ये समझो ऊपर वाली जो सरफेस आपको नजर आ रही है बॉक्स की है, और नीचे वाली जो सरफेस नजर आ रही है ये हमारे पास वो वाली सरफेस है जिसके ऊपर बॉक्स को रखा हुआ है। तो ये आपस में जो किंक्स हैं ये जकड़े होते हैं, और इनके जकड़ने में एटम्स बड़े क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनको बाइंड कर देती है। तो फ्रिक्शन के बिहाइंड भी कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ऐसे ही हम बात करते हैं यहां पे कि बॉन्डिंग जब होती है, जैसे यहां पे सोडियम और क्लोरीन के एटम शो किए हैं, और अब जब बॉन्डिंग होती है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयन अगर है, ये एक पॉजिटिव आयन सोडियम है, और ये क्लोरीन क्या है? नेगेटिव आयन। ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और आपस में क्या कर देंगे? बॉन्ड बना देंगे, जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हो। वैसे आप लोगों ने पढ़ा है ये बॉन्डिंग वगैरह को? चलो खैर, अभी आप याद रख लो कि ये जो अट्रैक्शन है ये कौन सी फोर्स है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। और अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो उसको कॉमनली क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब यहां पे जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है उसके बिहाइंड भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। ये जरा बताया हुआ है कि पूरे मैटर के अंदर कहां कहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। आपको ये बताया कि प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर एक जैसे चार्ज होंगे तो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर कौन सा चार्ज है? तो दो इलेक्ट्रॉन अगर पास आ जाए तो वो भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और बेटा अगर एक आपके पास प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अनलाइक चार्जेस हो गए, ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जी बेटा, इवन एटम के अंदर भी आपने बात कर दी कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के साथ बाउंड हैं। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। और जब ये बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम मिल के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वहां भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही इन्वॉल्व होती है। इवन हम कहते हैं हमारी जो बाइंडिंग है, ये दरख्तों की जो बाइंडिंग है, इसके बिहाइंड भी कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी एटम मैटर की जो एग्जिस्टेंस है, मैटर की जो आपको एक बाइंडिंग नजर आती है, उसके बिहाइंड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक हो गया बेटा? जितना भी मैटर है, चाहे हम भी उसके अंदर शामिल हैं। इवन आप जब लाइट की बात करते हो, लाइट पता है, लाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे ये शो भी की है, ये हमारे पास ब्लू कलर की ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो येलो कलर की ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लाइट जो ट्रेवल कर रही होती है उसमें दो फील्ड्स ट्रेवल कर रही होती है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हम लाइट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये अभी आगे जब जाओगे तो आप पढ़ोगे इन चीजों को। तो फिलहाल आपने याद रखना है कि अगर लाइट की स्टडी करना है तो उसके बिहाइंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। उसके बिहाइंड भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो ये सारी बातें जो हमने अंडरस्टैंड की, दे आर अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जो बात करते हैं यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? जी बेटा, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एटम्स में यूज होती है जी इलेक्ट्रिसिटी में समझ आते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कैसे यूज होती है? बेटा एक बात याद रखो कि ओवरऑल अगर कहीं पे चार्जेस के दरमियान फोर्स है तो उसके लिए भी हमने कॉमन वर्ड इस्तेमाल कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है? और अगर अकेला कहीं पे मैग्नेटिज्म इस्तेमाल होता है वहां भी हम क्या कह सकते हैं? उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम दे सकते हैं। तो यहां पे जब चार्जेस के दरमियान मैं रिपल्शन की बात कर रहा था वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स थी, लेकिन मैं कॉमनली जो एक यूनिफाई किया है उससे क्या कह रहे हैं? एक बात याद रखो कि ये जो मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है, ये भी चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसके बिहाइंड भी चार्जेस हैं, लेकिन कौन से? मूविंग चार्जेस। जब भी कोई चार्ज मूव करता है
तो वो मैग्नेटिज्म जनरेट करता है, वो एक टाइनी मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? टाइनी मैग्नेट, छोटा मैग्नेट बन जाता है। तो याद रखो एटम के अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इवन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो भी मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी मोशन अभी आपने नहीं पढ़ी। फिलहाल अगर प्रोटॉन भी मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे मैग्नेटिज्म है, वहां पे मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। इवन एटम के अंदर भी मैग्नेटिज्म आता है। जब आप आगे जाके मैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़ोगे, एक चैप्टर जिसमें आपको पता चलेगा कि एटम कैसे एक मैग्नेट बनता है। लो बेटा खैर, अब आते हैं यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के हवाले से बात करेंगे। बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये ऐसी फोर्स है जिसके बिहाइंड एक पार्टिकल है जिसे ग्लूऑन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूऑन, ग्लू से निकला, चिपकाने वाला। तो ग्लूऑन जो है वो क्या करता है कि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स को कंबाइन रखे हुए। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इवन आपको पता है बेटा प्रोटॉन जो है वो भी आगे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन भी ऐसे ही है, क्वार्क्स। ठीक है, तो प्रोटॉन के अंदर अगर आप देखो तो उसमें 3 क्वार्क्स हैं, न्यूट्रॉन के अंदर भी क्या है? 3 क्वार्क्स हैं। तो क्वार्क्स को जो जोड़ने वाली चीज है वो क्या है? वो ग्लूऑन है। वो क्या है? ग्लूऑन है। फिर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक तो हो गया प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस या अकेले न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस, ये किसकी वजह से है? ग्लूऑन्स की वजह से। किसकी वजह से है? ग्लू, यानी क्वार्क्स को कंबाइन रखने वाला, बाइंड रखने वाली जो चीज है वो ग्लूऑन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क्स से मिलकर बने। तो इनकी एग्जिस्टेंस ग्लूऑन्स की वजह से है। इवन आप ये बात करते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके दरमियान भी फोर्स है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। उसके पीछे भी एक पार्टिकल है जिसे मिजॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजॉन। अब जो मिजॉन है ना वो भी, उसके पीछे भी क्वार्क्स हैं। मिजॉन भी किससे बनता है? क्वार्क्स से बनता है। और क्वार्क्स को कंबाइन करने वाली चीज क्या है? ग्लूऑन्स। क्वार्क्स को बनाने वाली चीज क्या है? कंबाइन करने वाली चीज या बाइंड करने वाली चीज क्या है? ग्लूऑन्स है। तो ओवरऑल स्मॉल पार्टिकल जितने भी हैं उनको स्ट्रांगली बाइंड करने वाली चीज क्या बनी? ग्लूऑन्स बनी। अभी इसको जो है बेटा आप यहां पे देख भी सकते हो, ये मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए फिगर बनाई है। इसमें आप देख रहे हो कि ये क्वार्क्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तकरीबन इसकी 6 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, ठीक है ना, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मैं अभी उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहां पे 3 क्वार्क मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोटॉन, जिसमें 2 अप क्वार्क है और 1 डाउन क्वार्क है। और न्यूट्रॉन को बनाने वाले भी 3 क्वार्क ही हैं, लेकिन इसमें 2 डाउन क्वार्क है और 1 अप है। लेकिन ये क्वार्क जो है ये कैसे बाइंड है? ये वाली जो स्प्रिंग टाइप चीज दिखाई है ना, ये समझो ये ग्लूऑन है। ग्लूऑन ने इनको क्या किया हुआ है? बाउंड किया हुआ है। मेरी बात को समझियो। और फिर अगर आप कहते हो प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है, वो भी हो रही होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। आप ये तो जानते हो कि प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करना चाह रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन उनके दरमियान मिजॉन की वजह से, किसकी वजह से? मिजॉन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स आ जाती है जो प्रोटॉन को बाइंड किए होती है, और न्यूट्रॉन को भी बाइंड करती है, इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी बाइंड करती है। तो प्रोटॉन यानी कॉमनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हो वो न्यूक्लियॉन है। क्या है? न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन्स को भी बाइंड करने के पीछे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है। कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, नेचर की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक हो गया? और वीकेस्ट कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। लो बेटा अब ये जरा इसको मैंने दिखाया भी है, ये हमारे पास प्रोटॉन है और ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन है। ये बाकी जो वर्ड लिखे हुए बैरियॉन्स, अभी इनकी तरफ आपने नहीं जाना। अभी आपने देखे ना कि इनके दरमियान में ये एक मिजॉन पार्टिकल है जो एक्सचेंज होता रहता है। दोनों के दरमियान क्या होता है? एक्सचेंज होता रहता है, और इस एक्सचेंज की वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। ये मिजॉन भी 2 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है।
ठीक है, तो फिलहाल अभी आपने इतना याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बिहाइंड जो है वो बेसिकली ग्लूऑन पार्टिकल है। क्या है? ग्लूऑन पार्टिकल है। अच्छा, ये ऐसी फोर्स है जिसने न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है। किसको बाइंड किया हुआ है? न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है। इसके बाद बात आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, अच्छा ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। कितने डिस्टेंस पे एक्ट करती है? मैंने आपको बताया भी था, याद है कुछ आपको? 10 पावर माइनस 15 मीटर, 10 पावर माइनस 15 मीटर डिस्टेंस पे ये एक्ट करती है। इतना शॉर्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अब आते हैं यहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्स की तरफ। बेटा जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो इससे भी कम डिस्टेंस पे एक्ट करती है और ये एक रिपल्सिव फोर्स है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। जबकि वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सी है? ये एक रिपल्सिव फोर्स है। और ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट करती है? 10 पावर माइनस 18 मीटर। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी इसकी रेंज उससे भी कम है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी कम है। और ये ऐसी फोर्स है जिसमें ये कब इन्वॉल्व होती है? जब भी आपके पास जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है ये आपस में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो उस वक्त ये फोर्स वहां पे इन्वॉल्व होती है। और जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होगा, क्या होगा? डिके होगा, कन्वर्ट होगा, तो वहां पे रेडिएशन एमिट होती है जिसे आप रेडियो एक्टिव रेडिएशन कह सकते हो, बीटा रेडिएशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बीटा रेडिएशन। ये आप कह लो कि इस जो रेडियो एक्टिव का प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है आपने? कभी सुना है रेडियो एक्टिविटी के बारे में? हाँ, रेडियो एक्टिव डिके जो है उसके बिहाइंड भी कौन सी फोर्स है? ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। कौन सी फोर्स है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, इस इवन जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसके बिहाइंड भी ये वीक न्यूक्लियर फोर्स आती है। अब बात करते हैं, ये जरा डिके मैंने दिखाया भी है कि न्यूट्रॉन जो है ये डिके हो रहा है किसमें? प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और साथ ये इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये बीटा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो फिलहाल आप याद रख लो कि यहां पे ये एक रेडिएशन निकली है जिसे आप बीटा रेडिएशन का नाम देते हो। खैर इतनी डिटेल में आपने क्या जाना है, आप इतना याद रखो कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसके बिहाइंड जो है जो रेडियोएक्टिव डिके है इसके बिहाइंड वीक न्यूक्लियर फोर्स है और इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स और ये एक रिपल्सिव फोर्स है। क्या है? रिपल्सिव फोर्स है। अब यूनिफिकेशन की तरफ आते हैं कि दो बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है ना? एक तो ग्लेशियो था, एक वेनबर्ग था और एक डॉक्टर अब्दुल सलाम जो पाकिस्तानी था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों को कंबाइन कर दिया था और इस तरह से एक नया नाम बना इलेक्ट्रोवीक फोर्स। कौन सी बन गई? तो बताओ, शुरू में 5 थी, फिर कितनी हुई? 4 हुई। और अब अगर ये दो कंबाइन हो गई हैं तो अब कितनी हो गई हैं? नहीं बेटा, जब कंबाइन हो जाएंगी तो कम हो रही है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स अगर ये मिल गई हैं तो अब ये एक फोर्स बन गई। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स वो कंबाइन हुए थी तो एक फोर्स बनी। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसे यहां पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये कंबाइन हुई तो हमारे पास क्या बनी? इलेक्ट्रोवीक फोर्स। और यहां पे अब हमारे पास टोटल 3 फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोवीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। खैर मुझे आप बता सकते हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीकेस्ट कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद साइंटिस्ट की कोशिश है कि मजीद इन फोर्सेस को क्या किया जा सके? कंबाइन किया जा सके, यानी तमाम फोर्सेस का ओरिजिन एक ही हो। और जो ये वाली जो थ्योरी है इसको कहते हैं ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। क्या कहती है? ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। तो कोशिश की जा रही कि ऐसा हो जाए। इससे ये होगा कि पूरी की पूरी यूनिवर्स को स्टडी करना आसान हो जाएगा। यूनिवर्स को स्टडी करना आसान हो जाएगा। जब ओरिजिन ही एक निकल आएगा तो फिर चीजें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। तो खैर बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। लेकिन इसमें ना आपने
एक वीडियो भी देखनी है, अभी हम आपको वीडियो भी दिखा देते हैं। सर ये जरा को ऑन कीजिएगा। इसका जो जी बेटा जी, तो अभी आपने जो एक मैंने लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, वो आपने देख लेना है। उससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर जो है वो कौन कौन सी और कैसे वर्क कर रही हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।